हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये 1 घंटे की क्लास आपका हिंदी में पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर पक्का कराएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पूरा हिंदी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। सही सुना आपने, खंड का और खंड खा सबको मैं एक ही वीडियो में आज पढ़ाने वाला हूं। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। तो 2026 वाले छात्रों, अगर आपका भी टारगेट है इस बार हिंदी में 100 में 95 प्लस लाने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। 2026 में 95% प्लस की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लास 12 हिंदी 100 नंबर बिल्कुल पक्का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने खंड का को। देखो, हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है। खंड का हमारा रहता है 50 नंबर का और खंड खा भी हमारा रहता है 50 नंबर का। खंड खा में 13 टॉपिक है, खंड का में 7 टॉपिक है, तो टोटल 20 टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने खंड का को, जिसमें 7 टॉपिक है। बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे 10 नंबर का, फिर महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर, पद्यांश 10 नंबर, लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर, यानी कि टोटल 50 नंबर का हम पहले पढ़ेंगे पेपर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे खंड खा को, जिसमें 13 टॉपिक है भैया। संस्कृत गद्यांश, संस्कृत पद्यांश, ठीक है, 7 नंबर, ये भी 7 नंबर, 2 नंबर, आपठित गद्यांश 5 नंबर, शब्द युग्म 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर, रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के, पत्र लेखन 6 नंबर और निबंध 9 नंबर। 50 नंबर का पेपर यहां पर भी पढ़ेंगे। मतलब पूरा हिंदी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं मैंने कितना मेहनत किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो बस आप लोग एक छोटा सा लाइक कर देना, सभी बच्चों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलिए हिंदी के इस महामैराथन क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्नों को। देखिए, आपका जो खंड का है ना, इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जो कि 10 नंबर का आता है। चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 10 नंबर के, 5 हिंदी गद्य साहित्य से, 5 हिंदी पद्य साहित्य से। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन समझना, मैं क्वेश्चन भी करूंगा, उसका आंसर भी आपको देना है। बताओ, द्विवेदी युग के लेखक हैं, इसमें से कौन से लेखक हैं जो द्विवेदी युग के हैं? सदल मिश्र जी, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? देखो, जो सरदार पूर्ण सिंह जी है ना, ये हमारे द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 2 बार एग्जाम में आ चुका है तो इस बार भी इंतजार है। दूसरा देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? इन चारों में से कौन सी पत्रिका है जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित किया? कवि वचन सुधा, उचित वक्ता, भरत मित्र या सरस्वती? भैया, सरस्वती पत्रिका जो है ना, इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, आंसर देना कमेंट बॉक्स में। बताओ, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्रिका, इसका आंसर आपको ढूंढकर देना है, क्योंकि होमवर्क ना हो तो मजा कहां आएगा। तीसरा क्वेश्चन, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग, और बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। बताओ, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गुलाब राय? भैया, चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तीसरा ऑप्शन सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चैप्टर था आपके 10th में, याद है कि नहीं याद है? चलो चौथा क्वेश्चन देख लो बेटा। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? क्वेश्चन बहुत आता है। बताओ, किस लेखक का जो रियल नेम है, वास्तविक नाम है, वो केदारनाथ पांडे है? अज्ञेय का, राहुल सांकृत्यायन का, रामवृक्ष बेनीपुरी का या जैनेन्द्र का? भैया, राहुल सांकृत्यायन जी का नाम है केदारनाथ पांडे, इनका वास्तविक नाम है। राहुल सांकृत्यायन जी के नाम से हम इनको अपने हिंदी साहित्य में जानते हैं, बट इनका रियल नेम जो है केदारनाथ पांडे जी है। पांचवा क्वेश्चन देख लो बच्चों, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कुटज, अब देखो, ये इसके जो लेखक हैं ना, उनका चैप्टर हमारे 12th में है। अब आप बताइए कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राजा लक्ष्मण सिंह। भैया हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ना, यही कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक चैप्टर है हमारे 12th में, अशोक के फूल, तो इनको जरूर पढ़ लेना। 6 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? जल्दी बताओ, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सबरपा, सरहपा, लुइपा या कणहपा? भैया आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा। देखो जितने भी टॉपिक मैं बताने वाला हूं सबको ध्यान से देख लेना, और कोई मूवी नहीं चल रही है, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, तो कॉपी पेन लेकर बैठना, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है ना पॉइंट लिखा कीजिए। 7 नंबर, मुकरिया किसकी रचना है? मुकरिया जो है किसकी रचना है? तो फर्स्ट है मधुकर कवि की, सेकंड है कुशल राय की, थर्ड है अमीर खुसरो की, या फोर्थ है भट्ट केदार की? तो देखिए मुकरिया जो रचना है ना, ये हमारे अमीर खुसरो जी की है, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, चित्राधार काव्य की भाषा क्या है? जो चित्राधार काव्य रचना है किस भाषा में ये लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा कन्नौजी, चौथा भोजपुरी। तो भैया चित्राधार जो है ना, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन यहां पे और बनता है, आप लोग बताइएगा, बहुत फेमस रचना है कामायनी। ये कामायनी किसकी रचना है? इसकी कवित्री कौन है? चलो मैंने हिंट दे दिया है, कवित्री, लेखिका जिसको कहते हैं। आखिर कौन है इसकी लेखिका? चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। लहर के रचनाकार कौन है? भैया आंसू लहर, झरना, ये सब तो आपको पता ही है। और इसके जो रचनाकार है ना, हमारे 12th में उनका चैप्टर है। तो जयशंकर प्रसाद, स्वर्ण धूली, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत? भैया इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। देखो आंसू लहर, झरना, इन सबके जो कवि हैं ना, वो जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। और ये क्वेश्चन भी बहुत स्पेशल है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन, मैं आपको 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। अभी गद्यांश पढ़ेंगे, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, सबको तो पढ़ना है। चलो 10 नंबर, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक या सोवियत लैंड नेहरू? तो भैया इसका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी। देखो कला और बूढ़ा चांद जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, और इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसा नहीं है कि बस यही 10 पढ़ लो और बोर्ड एग्जाम देने चले जाओ, आपको और भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग सपोर्ट करते हैं भैया, ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे क्लासेस दे दूंगा, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना दूसरा वाला टॉपिक देखेंगे। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया, 10 नंबर का ये आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा जो है, इसको मैं हटाता हूं। सेकंड टॉपिक हमारा जो है ये महत्वपूर्ण गद्यांश है। अगर अपनी लिस्ट में देखा जाए तो देखो महत्वपूर्ण गद्यांश अब हम पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है वो समझ लो। इसमें आपको किसी चैप्टर का हमारे हिंदी के एक गद्यांश दे दिया जाएगा यहां से यहां तक। जो गद्यांश मैंने लिया है ट्रेंडिंग में है भाई, 2 बार आ चुका है। उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, पांचों का आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ। तो हम लिखकर सीखेंगे इसको, लेकिन पहले हमें क्या करना है, ये जो गद्यांश है इसको पढ़ना है। फिर जो नीचे क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिलेगा। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इन सब क्वेश्चंस का जो नीचे दिया गया है ना, इसका आंसर इसी में ढूंढते हैं और उसके बाद में इसको लिखना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं भैया। अब देखिए स्टूडेंट, गद्यांश की बात करें तो चलो पढ़ते हैं, पहले इसको ध्यान से पढ़ो, आंसर बहुत इजी हो जाएगा। देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए।
जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। अब देखो ध्यान से समझो इसको, पहले पहचानो ये किस चैप्टर का गद्यांश है। तो देखो अगर हम देखें तो इसमें राष्ट्र आया, फिर उसके बाद में राष्ट्र, मतलब कई जगह हमने देखा है कि राष्ट्र की बात की गई है। तो ये हमारे राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर आप ये पहचान गए तो 2 नंबर तो आपका कंप्लीट, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है ना वो यही होता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको जिसके नीचे रेखाएं दिख रही हैं, जैसे यहां से लेकर यहां तक ना, इसकी व्याख्या करनी है अपने शब्दों में भाई। चलो इसको भी करेंगे, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा अपनी तरफ से लिख देंगे। तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखो अभी हमने पढ़ा है ऊपर, ध्यान से समझ लो, ये देखो यहां आंसर दिया गया है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से यहां तक लिख दो, देखो सेम वही क्वेश्चन, ठीक है। नहीं जान रहे हो आंसर तो इसका कीवर्ड जो है ना उसको ढूंढ लो और आप आंसर दे सकते हो। जैसे भूमि है, जन है, साथ साथ है, महत्वपूर्ण स्थान है, ये सब कीवर्ड है, ठीक है। चलो चौथा, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। देखो क्वेश्चन ये वाला 2 तरह से दिया गया है, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो भैया यहाँ पे आंसर इसका सीधा सीधा दिया गया है, देखो कुछ है नहीं, देखो ये आंसर यहां दिया गया है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। बस यहां से यहां तक लिख दो भाई, 2 नंबर ये भी कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है। तो देखो ये लिखा है भाई, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। बस यही सब लिखना है, क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली दिया गया है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे इसको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो बहुत ईजी है, क्या है, बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि भैया पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, उसके बाद में आपको लिखना है जैसे राष्ट्र का तीसरा डॉट डॉट करके इसका लास्ट वर्ड ऐसे लिख देना, राष्ट्र का डॉट डॉट करके संस्कृति है। क्यों, क्योंकि आपके उसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे, करना एक ही होगा। आपने कौन सा किया है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, तो आप जान जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम फर्स्ट ऐसे लिखेंगे और संदर्भ लिख देंगे। देखो संदर्भ में अगर आप लोग पाठ और लेखक का नाम लिखते हो ना तो थोड़ा इजी हो जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। पाठ का नाम, लेखक का नाम और 2 नंबर कॉपी चेक करने वाला दे देगा आपके नाम। बस यही लिख देना, चाहे संदर्भ लिखो या डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे ये जो लाइन है आप में ना, बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इसको अपनी भाषा में 2 4 6 लाइन बढ़ाकर लिख दो। देखो कैसे लिखा है मैंने, बहुत ध्यान से समझो। रेखांकित अंश की व्याख्या, खूब प्यारा सा हेडिंग डालना, लिखना, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति के लिए ही, उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास और उन्नति समृद्ध निहित है। बस हो गया, लिख दो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, 2 नंबर ऐसे भी आपको मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं आप सेम लिखो, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये तो मैंने बता ही दिया। तीसरा देखो, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, 2 नंबर। देखो यहाँ पे लिखा, यहां से लेकर यहां तक लिख दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट आंसर देखते हैं हम लोग। इसका चौथा आंसर क्या होगा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है, पहले क्वेश्चन को देखो,
कब राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए, तो मैंने बताया था ये, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। तो ऐसे लिख देंगे, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए, 2 नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है, तो देखो यहां पे लिखा है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो यही उठाकर लिख देंगे, देखो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित, बस हो गया। ऐसे लिखकर आओगे बेटा तो 10 में 10 आपको भी दिया जाएगा, क्योंकि आप भी स्टूडेंट ही हो, ठीक है। बस आंसर अच्छे से लिखना, सॉल्व अच्छे से करना, बाकी एग्जामिनर तो आपको नंबर दे ही देगा। चलो गद्यांश भी हो गया। अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण पद्यांश पे, 10 नंबर ये भी कंप्लीट। चलिए पद्यांश को देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है महत्वपूर्ण पद्यांश। ये देखो 10 नंबर का ये भी आता है बेटा, और जो पद्यांश मैंने लिया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ेंगे पहले, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चंस हैं 5 उसका आंसर देंगे। मतलब गद्यांश की तरह ही रहेगा, लेकिन उतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा हिंदी मीनिंग आना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, पहले इसको पढ़ो फिर पहचानो ये किस पार्ट से। देखो, बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साध दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। मतलब सिंपल है। देखो ये हमारे पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है, और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। मतलब श्री कृष्ण जी को जी जो है वो राधा को छोड़कर मधुबन चले गए हैं, और राधा जी उनके प्रेम में पागल सी हो रही हैं, उनके विरह से बहुत परेशान है। तो देखो ध्यान से, बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है आप प्रसन्न होकर, एक दिवस, एक दिन, दिवस का मतलब दिन होता है, गेह, गेह का मतलब घर में, थी अकेली, अकेली। एक दिन राधा जी जो है, एक दिन जब राधा जी उदास और खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी, आंखें आंसू, उनके आंखों से आंसू आ रहे थे, दृग युगल, दोनों आंखों से में थे, वो थे धरा, धरती को भिगोते भिगो रहे थे। और क्या हो रहा था कि राधा जी और उनकी दोनों आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिर रहे थे। तभी क्या होता है, आई धीरे, धीरे से आई इस सदन, इस भवन में, सदन का मतलब होता है भवन या घर, ठीक है। घर में पुष्प सदगंध को ले, पुष्प सदगंध का मतलब फूलों जैसी खुशबू को लेकर आई। तभी होता क्या है, जब वो रो रही थी, उनके आंसू गिर रहे थे ना, तभी प्रातः काल की जो सुगंधित पवन है वो उनके घर के अंदर प्रवेश करती है रोशनदानों से होकर। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, मतलब प्रातः वाली, प्रातः काल वाली, सुबह वाली सुपवन, पवन इसी काल, इसी समय, वातायनों से, वातायन का मतलब होता है खिड़कियों से, घर में जो खिड़की होती है। तो होता क्या है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, मतलब उसी समय जो है प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर उनके घर के अंदर प्रवेश करती है। फिर क्या होता है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को मतलब दुख को विपुल अधिक बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो, मतलब व्यथित होकर। मतलब जो वायु, जब राधा जी प्रसन्न होती थी, जब कृष्ण जी उनके पास रहते थे ना, तब वही वायु जो है उनको बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन आज जब वो वायु आई ना, तो उनको वो दुख देने वाली लग रही है। धीरे बोली सात दुख उससे श्रीमती राधिका यो, मतलब धीरे से बोली सात दुख, दुख के साथ श्रीमती राधिका यो, राधा जी। फिर क्या होता है, पवन से धीरे से श्रीमती राधिका जी बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, मतलब प्यारी प्रातः, हे प्यारी प्रातः पवन वायु तू इतना क्यों मुझे सताती, तो मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी कलुषित, प्रदूषित हो गई है काल की, मतलब समय की क्रूरता से। मतलब होता क्या है, जब वो पवन खिड़कियों से होकर उनके घर में प्रवेश करती है ना, तो राधा जी का दुख और बढ़ गया, और वो दुखी होकर पवन को फटकार लगाते हुए बोली कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से, क्या तू भी इस समय की कठोरता से दूषित हो गई है। बस इतना उन्होंने बोला। हो गया। चलो भैया 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये गद्यांश नहीं है कि आंसर ढूंढ ढूंढ कर आप लिख लोगे, इसमें हिंदी मीनिंग पता होगा तो बड़ी आसानी से लिख दोगे। देखो फर्स्ट,
उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम है पवन दूतिका, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन 2 लाइनों का आपको व्याख्या करना है, अभी मैं करता हूं। तीसरा, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? भैया लिख दो, एक दिन राधा जी घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी। चौथा, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो भैया फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में प्रातःकालीन सुखद वायु ने प्रवेश किया। पांचवा, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सताती है? क्या तू भी इस भाग्य की कठोरता से दूषित हो गई है? बस यही लिख दो, काम खत्म। अब देखो एक एक का आंसर लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले आप इसका फर्स्ट वर्ड बैठी खिन्ना डॉट डॉट करके क्रूरता से ऐसे लिख देना, बैठी खिन्ना एक डॉट 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 करते की क्रूरता से। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो फर्स्ट है संदर्भ। देखो मैं संदर्भ लिख दूंगा, इसमें कवि का नाम और शीर्षक का नाम दोनों आ जाएगा। देखो ध्यान से, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ये हमारे कवि हो गए, ये हमारी रचना हो गई और 2 नंबर हमारे नाम हो गया। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से? इसको ऐसे लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना और लिखना, थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो, प्रातःकालीन सुखद वायु पुष्पों की सुगंध लेकर धीरे से खिड़कियों के रास्ते उस घर में प्रविष्ट हुई जो राधा घर में बहुत दुखी होकर अकेले बैठी थी। थोड़ा आपको और मिक्स करके लिख देना है, कोई जरूरी नहीं है वही 2 लाइन, थोड़ा ऊपर वाली लाइनों का भी हिंदी लिख देना है। वायु संयोग में सुखद लगती है, वही अब वियोग में दुख बढ़ाने वाली सिद्ध हुई। अतः उस वायु के कारण अपनी व्यथा को और बढ़ता देखकर राधा बहुत दुखित होकर उससे बोली कि हे प्यारी प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है? अर्थात समय या भाग्य तो तेरे विपरीत है ही, मेरे विपरीत है ही, पर क्या तू भी उससे प्रभावित होकर मेरा दुख बढ़ाने पर तुली है? जबकि सामान्यतः तू लोगों को सुख देने वाली मानी जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो बेटा, 2 नंबर यहां पर भी आपको एग्जामिनर ऐसे रेड पेन से देगा। तीसरा, घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? तो एक दिन राधा घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी बेटा। 2 नंबर यहां पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन, फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में प्रातःकालीन सुखद वायु ने प्रवेश किया। 2 नंबर यहां पे भी। चलो पांचवा लास्ट, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि हे प्रातःकालीन वायु, तू मुझे क्यों सताती है? क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है? बेटा 2 नंबर यहां पर भी। तो ऐसे ही आपको एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है ऐसे देगा। अगर आप अच्छे से लिखते हो ना, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आंसर दोगे ना, तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। चलो ये भी टॉपिक हो गया। अब अपने हम जीवन परिचय पे चलते हैं बेटा। 30 नंबर का टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेखक का साहित्यिक परिचय। अब लेखकों में 3 लेखक इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। कवियों में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। बस यही पढ़ लेना, काम हो जाएगा। तो लेखकों में मैंने एक लेखक को लिया है, इनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए इनका साहित्यिक परिचय लिखते हैं। तो देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो साहित्यिक परिचय है ना, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना, बार बार ये एग्जाम में आते हैं और आपको 5 नंबर दिलाते हैं। तो देखो, साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये 12th है। तो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले एक छोटा सा जीवन परिचय लिख देना है। देखो, आप जीवन परिचय को एक बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं, वो भी अच्छा तरीका है, और ऐसे जैसे मैंने लिखा ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा मेन साहित्यिक परिचय, तो उसको बाद में लिखेंगे। चलो जीवन परिचय देख लो। जीवन परिचय में इनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब लिख देना। साहित्यिक परिचय में ये होता है कि इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है, कौन सा पुरस्कार मिला। ठीक है, तो देखो जीवन परिचय, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस यही लिखो, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, मृत्यु,
बस इतना लिख देना। साहित्यिक परिचय आपका मेन हेडिंग है, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। तो साहित्यिक परिचय देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर मतलब ये कैसे थे, आखिर कैसी रचनाएं करते थे, क्या करते थे, क्या नहीं, हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया, ये सब साहित्यिक परिचय में लिखना। इनके साहित्य पर हिंदी संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, मतलब इतना ही सम्मान इनको मिले। तो साहित्यिक परिचय आपको 3 नंबर दिलाता है बेटा, ऐसे आपको लिखना है। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, सर हमारे दूसरे वाले बुक में दूसरी तरह से दिया गया, आप दूसरी तरह से बता रहे हैं। देखो किसी भी बुक का आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं याद किया तो इसको याद कर लो, नहीं तो आप दूसरे बुक का भी पढ़ सकते हो। रचनाएं आपको 2 नंबर देगा, 3 ये 2 रचनाएं। तो देखो इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता इनके निबंध हैं। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ठीक है। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा इनकी उपन्यास की रचनाएं हैं। बस इतना ही लिख देना, काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा मत लिखना। 2 और है, इसको लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त, पृथ्वीराज राजसो, संदेश रासक, अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। तो आपको निबंध लिखना है, आलोचना लिखना है, इतिहास लिखना और उपन्यास लिखना है। बाकी ना ही लिखो तो भी चलेगा और लिख दोगे तो भी चलेगा। चलो अब चलते हैं अपने कवियों पे। कवियों में जयशंकर प्रसाद जी भी एक बहुत फेमस कवि हैं और इनका मैं साहित्यिक परिचय आज बताने वाला हूं। जयशंकर प्रसाद जी देखो, बेसिकली महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, ये बहुत स्पेशल हैं। बाकी ये भी आप पढ़ लीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी को भी। देखो सेम वही प्रोसेस, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। देखो जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। बस हो गया बेटा। साहित्यिक परिचय की बात कर लेते हैं हम लोग। श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे। मतलब इनकी काव्य रचनाओं को अगर आप देखोगे ना तो प्रेम और सौंदर्य हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया है। चलो रचनाएं देख लो बेटा। रचनाएं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न हैं, जैसे काव्य ग्रंथ में कामायनी, आंसू, लहर, झरना इनकी काव्य रचनाएं बहुत फेमस रचना है भैया। अब हाँ आगे बढ़ते हैं। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी, ये सब इनकी कहानी की रचना है, बहुत फेमस हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, इरावती जो है ये इनकम्प्लीट है, मतलब पूरी रचना नहीं हो पाई थी। और निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध और चंपू में प्रेम राज्य। इतनी सारी इन्होंने रचनाएं की हैं बेसिकली, और ऐसे अगर लिख कर आओगे बेटा 5 में 5 आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया कवि का साहित्यिक परिचय। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, मतलब हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले अपने लिस्ट को ढूंढ लें। तो देखिए अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कहानी। देखो गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय सब हो गया। अब कहानी आती है बेटा 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर की आपकी कहानी पूछी जाती है। तो चलो कहानी को भी समझ लेते हैं भैया। चलो
ये है आपका बहादुर कहानी। देखो आपकी कहानियों में अगर देखा जाए तो कौन कौन सी कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहानी में अगर देखा जाए तो पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, तीन कहानी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, मतलब उनका सारांश और उद्देश्य ना, तो भैया उसी में से आने वाले हैं, उसी में से आता ही है हर साल, कोई नई बात नहीं है। तो कहानी में होता क्या है, जैसे आप पंचलाइट कहानी पढ़ रहे हैं, बहादुर या ध्रुव यात्रा, इसमें दो चीजें होती है, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है सारांश। जैसे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश। तो हमें कई ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम आज पढ़ेंगे बहादुर कहानी का सारा उद्देश्य। बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है वो पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो चलिए भैया इसको देखते हैं क्या है उद्देश्य। तो देखिए स्टूडेंट, उद्देश्य आखिर है क्या? देखो, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत जी अग्रणी हैं। मतलब अमरकांत जी की ये कहानी है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास वाले होते हैं तथा निम्न वर्ग जो लोअर क्लास वाले होते हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। मतलब इनकी कहानियों में जो है मिडिल क्लास, लोअर क्लास की परिस्थिति, पारिवारिक परिस्थिति का सजीव या आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। मतलब ये कहानी जो है ना, एक पहाड़ी लड़का है 12 से 13 साल का, वो अपने माता जी के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के घर नौकर के रूप में रख लिया जाता है। तो इनकी जो बहादुर कहानी है ना, मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना। मतलब जो हमारे समाज में जो वर्ग संघर्ष हो रहा है ना, ये लोअर क्लास का है, ये नीच है, ये वैसा जाति है, दूसरे जात का, ये सबको खत्म करना है। इन सबको जो है सहानुभूति के द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। मतलब बहादुर को जो पीटा जाता है ना और वो घर छोड़कर चला जाता है, तो घर वाले बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। इतना लिख दोगे बेटा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहना। तो ये आपका था बहादुर कहानी का उद्देश्य। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट, वो हमारा टॉपिक है, क्या है वो है खंड काव्य। देखो खंड काव्य जो होता है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। इसमें होता क्या है, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी से हो तो यूपी में कई जिले हैं, किसी जिले में रश्मि रथ योगा, किसी जिले में श्रवण कुमार, किसी जिले में मुक्त यज्ञ, किसी जिले में आलोक वृत्त, किसी जिले में त्यागपथी। तो आप किस जिले से हो, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता देना। तो ये 50 नंबर हमारा खंड का तो कंप्लीट हो गया। चलिए खंड खा को देखते हैं। खंड खा की जब बात आती है ना, तो सबसे पहले हमारे संस्कृत का गद्यांश ही पूछा जाता है, पूरे के पूरे 7 नंबर का। इसमें होता क्या है बेसिकली, देखो आपको यहाँ पे हिंदी का, संस्कृत का एक गद्यांश दे दिया जाएगा किसी चैप्टर का, और ये कितनी बार आ चुका है आप खुद ही देख लो, 14, 16, 17, 18, 19, 23, तो 26 में भी आएगा। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करो। अब संदर्भ लिखना है भैया, तो संदर्भ में यहाँ पे केवल पाठ का नाम ही लिखना है, लेखक का नाम नहीं दिया रहता। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका मैं हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूं, उसके बाद में कैसे इसको कॉपी में लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा। देखो किस चैप्टर का है ये हमारे महामना मालवीय चैप्टर का गद्यांश है। देखो ध्यान से क्या है, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु और अंग्रेजी भाषा
पर अस्य इनका समान अधिकार आसीत था। मतलब इनका हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। किनका? महामना मालवीय जी का। हिंदी हिंदी हिंदू हिंदू हिंदुस्तान के मुत्थानाय यानी कि उन्नति के लिए अयम ये निरंतर प्रयत्नम करो, प्रयत्न करते रहे। मतलब हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देशे देश, समाजे समाज, चा नवीना में नवीन प्रकाश, ठीक है, उदेत का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना की। मतलब शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय यानी कि इसके निर्माण के लिए अयम इन्होंने जनान लोगों से धन अयाचत मांगा। जनाश्च और लोगों ने भी महत्यस्मिन इस महान यज्ञ में ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम प्रचुर मात्रा में धन को प्रायश्चन दिया। मतलब इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन दिया। तेन निर्मित अयम यानी कि इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों के दानशीलता श्री मालवीय और श्री मालवीय जी के यश, ठीक है, की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। मतलब इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति आज सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि यानी कि साधारण स्थिति का जना मनुष्य महतोत्साहेन महान उत्साह से, ठीक है, पौरुषेण बुद्धिमता से, चा असाधारण मनस्वितः मतलब बुद्धिमता से, पौरुषेण यानी कि पुरुषार्थ से, चा असाधारण यानी कि असाधारण कार्य को भी करने में क्षमा सक्षम होता है। मतलब इन्होंने दिखा दिया कि साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। ठीक है, इत्य दर्शयत ये दिखा दिया मनीष मूर्धन्य मालवीय यानी कि मालवीय जी ने, श्रेष्ठ मालवीय जी ने, ठीक है, ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। आगे देखो, एत दर्थ मेव इसी कारण से जनास्त लोगों ने महामनः इत्युपाधिना इनको महामना की उपाधि से अभिधातु मारब्धवंता की उपाधि से पुकारना आरंभ किया और इसी कारण से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। तो भैया हिंदी मीनिंग तो आपको आना चाहिए। अगर हिंदी मीनिंग नहीं आपको आएगा ना तो कैसे आप जाकर कॉपी में लिखोगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी इसको सॉल्व करना है ना तो पहले इसका फर्स्ट वर्ड हिंदी संस्कृताग्ल भाषासु डॉट डॉट करके इसका जो लास्ट वर्ड है इसको लिख देना है। देखो ऐसे लिखना है, हिंदी संस्कृताग्ल भाषासु डॉट 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 अभिधातु मारब्धवंता। ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा बेटा आपने यही किया है। अब संदर्भ के साथ आपको हिंदी में अनुवाद करना है तो पहले संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ, ठीक है, 2 नंबर इसके लिए मिलते हैं और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए। देखो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। देखो इसमें संदर्भ सेम ही रहता है। अगर आपको सुभाषित आपको लिखना है संस्कृत भाषा या महत्वम का ना तो आप लिख दो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। बस ऐसे संदर्भ लिख दोगे 2 नंबर कंप्लीट। इसमें सिर्फ पाठ का नाम ही लिखना होता है। अनुवाद लिखेंगे, अब हम लोग अनुवाद आपको वही लिखना जो मैंने बताया हिंदी में। देखो क्या बताया मैंने, इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन दिया। इनके द्वारा बनवाया हुआ ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है।
साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह, बुद्धिमत्ता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, ये बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ किया। बस इतना लिख दोगे बेटा, 5 नंबर इसका, और टोटल मिलाकर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा ना तो ऐसे आपको नंबर देगा। बस आपको सिर्फ संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कर देना है, नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको करना होता है संस्कृत का गद्यांश। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। संस्कृत गद्यांश हो गया। दूसरा टॉपिक है संस्कृत पद्यांश। पूरे 50 नंबर का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यह टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, सफलता टाइम मांगती है। तो देखो पद्यांश में क्या होता है, आपको हिंदी संस्कृत के किसी चैप्टर का पद्यांश दे दिया जाएगा। बेसिकली ये जो 7 नंबर है ना, ये 100% फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी संस्कृत में एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, उसी चैप्टर को आप पूरा पढ़ लो। हिंदी मीनिंग भैया पूरा श्लोक पढ़ लो, आपका 7 नंबर कंप्लीट। 1-2 चैप्टर ऐसे भी हैं जिसमें है 1-2 श्लोक, उसको पढ़ लेना, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। जैसे ये देखो, हमारा जो श्लोक है ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर से ही लिया गया है। देखो ध्यान से, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। 2014, 15, 17, 19, 21, 22, 24 सब में आ चुका है, तो 26 में भी आएगा। अब देखो क्या कहा जा रहा है, विद्या विवादाय मतलब विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति और शक्ति परेशान पर पीडनाय दूसरों को सताने के लिए होती है। मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं ना, खलस्य जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति जो पावर होती है दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। जबकि साधो जो सज्जन पुरुष होते हैं उनका विपरीत में ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है वो दूसरों को, वो विद्या जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, दानाय और धन दान के लिए, और चार रक्षणाएं और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। मतलब कहा जा रहा है जो मूर्ख लोग हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, उनकी विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। जबकि जो सज्जन पुरुष है ना, उनकी जो विद्या है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। जब इसको सॉल्व करोगे तो पहले विद्या विवादाय ऐसे लिख देना, डॉट 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 करके, दानाय च रक्षणाय लिख देना। इसको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2-2 दिया रहेगा, आपको करना एक ही है, क्वेश्चन उतारना नहीं है। अब आपको कौन सा करना है, कैसे पता चलेगा, तो ऐसे ही पता चलेगा। अब सबसे पहले संदर्भ यहां पे भी लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। देखो, प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। भैया 2 नंबर कंप्लीट। मतलब आपको यहां पर भी पाठ का नाम ही लिखना है, आपको पद्यांश या श्लोक कोई एक ही लिखना है। मैंने दोनों लिख दिया है, आप लिख दीजिएगा प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। एक चीज और याद रखना, जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है ना, इससे पद्यांश बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। अनुवाद कैसे करोगे भैया, तो अनुवाद हेडिंग डाल देना, 5 नंबर इसके लिए मिलता है। देखो, हिंदी अनुवाद, खल यानी कि दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। इसके विपरीत साधु यानी कि सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बस इतना लिख दो भैया, 5 नंबर ये भी कंप्लीट। यानी कि आपका टोटल 7 नंबर ऐसे एग्जामिनर दे देगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर आप हिंदी की कॉपी लिखना सिखा दीजिए, तो वो भी सिखाने के लिए मैं तैयार हूं। हर मुश्किल से हम लड़ लेंगे, हर प्रॉब्लम को हम झेल लेंगे, लेकिन इस बार आपको टॉपर बनाएंगे। चलो भैया, ये भी हो गया 7 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो 14 नंबर हमने कंप्लीट किया है, पूरे 50 नंबर की ओर हम चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है इसमें हमारे इस लिस्ट में, वो है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। 2 नंबर आपको दिलाएगा। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियों में मैंने 2 लिए हैं। जैसे फर्स्ट है, इसमें करना क्या होगा, आपको मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। देखो फर्स्ट जैसे हमारा है, ध्यान से समझो, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब होता है, अर्थ आपको लिखना है स्वावलंबी होना, फिर वाक्य प्रयोग कर देना है। बस आपको 2 नंबर मिल जाएगा। देखो, विकास के माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा तब तक वो शादी नहीं करेगा। देखो, यहीं पे आपका जो क्वेश्चन था इस वाक्य में आ गया। वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कर देना है। दूसरा देख लो,
आंखों का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना, अर्थ आपको लिखना है, वाक्य प्रयोग आपको करना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है। वाक्य प्रयोग देखो, राम कौशल्या की आंखों के तारे थे, बस इतना लिख दो भाई, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। मतलब कुछ है नहीं, बेसिकली बहुत सिंपल है, तो ऐसे ही आपको करना। 2 मैंने बता दिया और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे मैं आपको बहुत सारे बताने वाला हूं। चलो अगला देखो भैया, आप पठित गद्यांश पे हम लोग आ जाते हैं। 5 नंबर का ये आपके एग्जाम में आता है बेटा, 5 नंबर, और इसको हम ऐसे मिस करेंगे नहीं। मतलब आपको करना क्या है, एक गद्यांश दे दिया जाएगा, जैसे ये आपको दिया गया है एक गद्यांश, देखो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। इस गद्यांश, ये गद्यांश जो है आप पठित रहेगा, आपके चैप्टर में ये गद्यांश नहीं रहेगा। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे का खा गा करके, जैसे इसके लिए 2 नंबर ले लीजिए, इसके लिए 2 नंबर, इसके लिए 1 नंबर, ऐसे 1-2 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर टोटल। लेकिन इसके लिए करना क्या है, 5 नंबर के लिए आपको ये पूरा गद्यांश खूब ध्यान से पढ़ना है, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर देना है। देखो ध्यान से समझो, पहले इसको पढ़ते हैं। यह सत्य है कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियां सिर उठा लेती हैं, परंतु ये उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। ये मान लिया जाता है कि यह व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी मान लिया जाता है। वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है, ठीक है। मतलब जैसे ही लोगों को लगेगा कि ये किसी काम के नहीं है ना, ये पैसे नहीं कमा रहे हैं, उनको फालतू मान लिया जाता है कि बस बैठे बैठे खा रहे हैं। और वृद्ध आदमियों को तो छोड़ो, आजकल जो जवान जवान लड़के हैं ना, यंग यूथ बच्चे हैं, वो भी अगर कमा नहीं रहे ना, तो उनके ही पेरेंट्स उनको ताना मारते हैं, तू बैठे बैठे खा रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा होता है। आज आपको व्यवस्था मिल रहा है, आप पढ़ लीजिए, किसी लायक बन जाइए ना, नहीं तो अगर आप पढ़ लिए या नहीं पढ़े, ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना, लोग आप ही के घर वाले कहेंगे तू कुछ करता ही नहीं है, तू क्या करेगा, जिंदगी बेकार है तेरी। मतलब इतने ताने सुनने पड़ेंगे ना, ये आप लोग ध्यान रखना, तैयार रहना उसके लिए। देखो कहा है वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो देखो यहां पे लिखा है वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, बस इतना लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट। खा, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, आखिर क्यों वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिए जाते हैं, तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो, जब ये मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वो स्वस्थ ही क्यों ना हो, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। या इतना ही लिख सकते हो आप, जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वो सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिया जाता है। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट, यहां से भी लिख सकते हो, यहां से भी लिख सकते हो, ठीक है। गा, वरिष्ठ नागरिक को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो देखो वो समाज एवं परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। अगर मान लीजिए कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो पहले कमाता था, अब वो नहीं कमा रहा है, शारीरिक रूप से अच्छा नहीं है, उसको लोग फालतू कहेंगे, अनुपयोगी कहेंगे, घर के नजरों में बोझ कहेंगे, तो उसको कैसा लगेगा, यही चीज है, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर लिख देना है। देखो अब हम एक एक का आंसर लिखेंगे, पहले हम वही काम करेंगे, यह सत्य है, मतलब हमारे आप पठित गद्यांश का जो फर्स्ट वर्ड है यह सत्य है, डॉट डॉट करके होती है, ऐसे लिख देना। अब का वाला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है, तो वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या मानसिक है, 2 नंबर कंप्लीट। खा, वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अनुपयोगी क्यों मान लिए जाते हैं, तो देखो वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक उपयोगिता में कमी आते ही वे सामाजिक रूप से अनुपयोगी मान लिए जाते हैं। वस्तुतः जब व्यक्ति आर्थिक रूप से अक्षम हो जाता है, तो वो समाज व परिवार की नजरों में बोझ हो जाता है, भले ही वो स्वस्थ क्यों ना हो। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। गा वाला क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिकों को क्या क्या मानने से मानसिक पीड़ा होती है, तो वरिष्ठ नागरिकों को समाज व परिवार की नजरों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू मानने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। 1 नंबर आपका ये भी हो सकता है, ये 1 नंबर का हो, ये 2-2 नंबर के हो, तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें सॉल्व कैसे करना है उस पर ध्यान देना है, बाकी हम आगे आगे देख लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारी लिस्ट में जो अगला टॉपिक है, क्या मैं आपको लिस्ट दिखा दूं, ये देखो लिस्ट में अगला जो टॉपिक है वो शब्द युग्म है, 2 नंबर का आता है। तो देखो शब्द युग्म का मतलब 2 शब्दों का जोड़ा, आपको सही अर्थ चुनकर लिखना होता है। जैसे फर्स्ट है स्वर्ण सावर्ण, इसका सही अर्थ क्या होगा,
जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। फर्स्ट है सोना और अच्छा रंग, सुनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। भैया यही सही होगा चौथा। स्वर्ण का मतलब सोना, सवर्ण का मतलब उच्च जाति, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। दूसरा नियत नियति, इसका सही अर्थ क्या होगा? निश्चित और भाग्य, आदत और भाग्य, प्रकृति और गणना, आदत और गणना। भैया नियत का मतलब निश्चित और नियति का मतलब भाग्य, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दो मैंने बता दिया, आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ना, कमेंट करके बता दिया करो मेरे को, ठीक है। चलो अगला टॉपिक हमारी लिस्ट में आता है अनेकार्थी शब्द। ये सब दो दो नंबर के टॉपिक हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, लेकिन आगे आगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अनेकार्थी शब्द का मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे देखो काल, काल को हम किन नामों से जानते हैं? काल को समय भी बोलते हैं, अकाल, मृत्यु, यमराज। मतलब आपको दो ही लिखना है, मैंने चार बता दिया। तीर, तीर को नदी का किनारा, तट, बाण भी बोलते हैं। बस भैया आपका 2 नंबर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देख लो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है हमारा टॉपिक। ये देखो 2 नंबर का ये भी आता है, ठीक है। जैसे देखो अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द चुनना है। जैसे इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो। जैसे फर्स्ट, गलत कार्य करने के लिए हठ करने वाले को क्या कहेंगे? एक शब्द में, स्वाग्रही, हठी, दुराग्रही या अनाग्रही। भैया जो गलत कार्य करने के लिए हठ करे ना, उसको हम लोग बोलते हैं दुराग्रही, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। दूसरा, जो जीता ना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अजय, अमर, अजर, अनंत। भैया उसको हम लोग बोलेंगे, जो जीता नहीं जा सकता उसको अजय ही बोलेंगे, जिस पर विजय ना प्राप्त किया जा सके, ठीक है। बस हो गया, ये भी टॉपिक हो गया बेटा। आगे बढ़ते चलो, अब अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं हम। ये देखो वाक्य संशोधन, 2 नंबर का ये भी आता है। मतलब वाक्य में गलती होगी उसको सही करके लिखना है। अगला टॉपिक हम अपनी लिस्ट में आपको दिखा देते हैं। ये देखो वाक्य संशोधन है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। वाक्य संशोधन का मतलब वाक्य में कहीं गलतियां हैं उसको सही करके लिखना। जैसे फर्स्ट है, रोटी मोहन ने खाई। नहीं, किसने रोटी खाई? मोहन ने। तो मोहन सब्जेक्ट है, उसको पहले लिखेंगे। मोहन ने रोटी खाई, ये सही होगा, ये गलत है, ठीक है। दूसरा, मेरा प्राण संकट में। नहीं बेटा, मेरे प्राण संकट में है, ये सही होगा। तो ऐसे ही सही करके लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने रस, छंद, अलंकार वाले टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया, क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे रस को, फिर छंद को, फिर अलंकार को, ठीक है। एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। चलो रस को सबसे पहले देख लेते हैं। रस, ठीक है। देखो रस में हमने करुण रस को लिया है। वैसे मैंने रस, छंद, अलंकार तीनों को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। जितने भी रस है, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार है, आप लोग सर्च करना रस, छंद, अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो करुण रस हमने लिया है, करुण रस को। तो देखो क्या होता है करुण रस? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ये डेफिनेशन बहुत अच्छा है। देखो अलग अलग बुक्स में कुछ अलग टाइप के डेफिनेशंस भी दिए जाते हैं, तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उदाहरण देखो क्या है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ऐसे आपको परिभाषा और उदाहरण लिख देना है बेटा, 2 नंबर आपके नाम हो जाएगा। अब हम छंद पे आते हैं। देखो और भी जो रस है उसको पढ़ना है, तो मैंने रस, छंद, अलंकार तीनों को एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार है, जाकर देख लेना, 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। छंद में मैंने चौपाई को लिया है। चौपाई क्या है? चौपाई नाम से स्पष्ट है, 4 पदों वाला। तो चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मतलब इसमें आपको मात्राओं को गिनना भी बताना है। तो चौपाई जो है ये सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब इसमें मात्राएं समान होती हैं, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये देखो उदाहरण में हमने क्या लिखा है, देखो बंदो गुरु पदु पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। अब इसमें मात्राओं को गिनना हम सीखते हैं, बहुत इजीली सीखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे क्या रहेगा, जैसे बा के ऊपर बिंदी है, ठीक है, मात्राएं गिनना सीखते हैं। बा के ऊपर बिंदी है तो यहां पे 2 मात्रा होगी, 2 को ऐसे करेंगे। दा अकेला है, 1 मात्रा। ये छोटा ऊ है, देखो मैंने गलती से बड़ा ऊ लिखा था, ये छोटा ऊ है, ठीक है। तो 1 यहां पे भी हो जाएगा। गा पर छोटा ऊ का मात्रा 1, रू
गुरु है, रा पर छोटा का मात्रा एक, फिर ये भी एक, एक को हम एक ही की तरह लिखेंगे, ठीक है। ये पा अकेला एक, दा पर छोटा का मात्रा एक, एक एक, रा पर बड़ा आ का मात्रा है तो दो लेंगे और गा पर बड़ा का मात्रा है दो लेंगे। अब देखो 16 हुआ कि नहीं हुआ, देखो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 हो गया। सब में 16 16 होंगे। देखो इसमें सा पर छोटाऊ का मात्रा एक, रा पर छोटाऊ का मात्रा एक, चा पर छोटी का मात्रा एक, ये भी एक रहेगा, ये दो रहेगा, ये एक 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 एक, ये भी एक, दो दो। इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16 इसमें भी है। उसके बाद में ये एक रहेगा, ये भी एक, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। देखो इसमें चारू है, रा पर बड़ाऊ का मात्रा है, इसमें दो लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका 16 हो गया। इसमें देखिए 1 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 और रुज है, ठीक है। तो एक ये छोटाऊ है, 9 10 11 12 2 14 और 2 16 इसमें भी रहेंगे। मतलब हर एक चरण में 16 16 मात्राएं होंगी। तो ये आपका होगा बेटा चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। अलंकार पे आ जाते हैं। अलंकार में हमने उपमा अलंकार को ले रखा है, ठीक है। सॉरी, यहां पे यमक कर दीजिएगा, यमक अलंकार, उपमा गलती से लिख गया है, यहां पे रहेगा यमक अलंकार, ठीक है। देखो यहां पे यमक हमने लिखा है तो यमक ही रहेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक अलंकार को मैंने लिया है। देखो रस छंद अलंकार, अगर सारे रस सारे छंद सारे अलंकार को पढ़ना है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा, वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। अब देखो स्पष्टीकरण लिख देना, स्पष्ट कर देना कि आखिर क्यों यहां पे यमक अलंकार है। तो इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है, दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। एक घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। देखो काली घटा, काले बादल का, घमंड घटा, घमंड घट गया। तो पहले घटा का मतलब बादल, दूसरे घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। बस ऐसे लिख दोगे ना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो रस छंद अलंकार हमारी लिस्ट में इन तीनों को भी शामिल कर दिया गया, तीनों हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक है पत्र लेखन। तो इन सबको हम हटाते हैं और अपने पत्र लेखन वाले टॉपिक पर आते हैं। पत्र लेखन हमने जो लिया है ये बहुत स्पेशल टॉपिक है, 6 नंबर का पूरे के पूरे आता है। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं 6 नंबर। देखो हम पत्र लिखेंगे, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। मतलब आपको पेयजल अधिकारी को एक पत्र लिखना है जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। देखो कैसे लिखोगे, पहले आप लोग लिखो सेवा में, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा। मैंने यहाँ पे गोंडा लिख रहे हैं, आप मेरठ से हैं तो मेरठ जल बोर्ड मेरठ लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जल बोर्ड वालों को पत्र लिख रहे हैं। फिर अपना विषय लिखो, भैया आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो। तो हमारा विषय जो है वो पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, हम जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदय लिख दो और अपनी पूरी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दो। देखो मैं आपका ध्यान बालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित, देखो आप एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपका ध्यान बालेश्वरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है, पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता, सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियमित है, कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अब अपना थोड़ा प्रार्थना कर दो उनसे। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद बोल दो, दिनांक ऐसे लिख दो, डालना मत दिनांक ऐसे लिख दो, भौदिये काखागा, नाम भी मत लिखना, बालेश्वरगंज गोंडा। मतलब आपको पेयजल अधिकारी को पत्र लिखना था तो पहले सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखो, विषय लिखो, महोदय लिखो, अपनी पूरी प्रॉब्लम बताओ, थोड़ा सा अनुरोध करो, धन्यवाद बोलकर निकल लो भाई, बस हो गया। 6 नंबर
यहाँ पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी हो गया बेटा। अब हम चलेंगे अपने निबंध पे, और निबंध में आज हमने एक ऐसे निबंध को लिया है ना जो बहुत स्पेशल है। तो हमारा पत्र लेखन भी हो गया, लास्ट टॉपिक निबंध होगा 9 नंबर का। और निबंध लिखते समय आप किसी भी टॉपिक पर लिखें, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पर लिखें, चाहे आप आतंकवाद पे लिखें, या किसी पर भी, जनसंख्या वृद्धि पर लिखें। आपको रूपरेखा पहले डालना है, हेडिंग, प्रस्तावना और उपसंहार लास्ट हेडिंग जरूर होना चाहिए। आज हम बेसिकली लिखेंगे भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति। भारतीय समाज में जो स्त्रियां हैं, वुमेन्स हैं, उनकी स्थिति क्या है, उस पर निबंध लिखेंगे, 9 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी निबंध लिखो ना, सबसे पहले आप रूपरेखा, एक रूपरेखा बनाओ कि आपको इस निबंध में कौन कौन सा हेडिंग डालना है। फर्स्ट हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, आपको प्रस्तावना हेडिंग जरूर डालना है। फिर दूसरा होगा भोग्य वस्तु के रूप में नारी। तीसरा सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। चौथा उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी। और पांचवा उपसंहार। ये और ये हेडिंग जरूर होना चाहिए हर एक निबंध में। बाकी जो हेडिंग है वो निबंध से रिलेटेड हेडिंग्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको मैं बता रहा हूं ताकि इसको समझो। रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग है, तो प्रस्तावना पहले लिखेंगे और इसमें लिखेंगे, यदि मानव समाज को एक गाड़ी मान लिया जाए तो स्त्री पुरुष उसके 2 पहिए के समान है। स्त्री व पुरुष दोनों का सचल और सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों में से यदि एक भी कमजोर हुआ तो समाज रूपी गाड़ी का संचालन कठिन हो जाएगा। इसलिए समाज का कर्तव्य है कि वो नारी और नर समाज के इन दोनों पक्षों को सबल और उन्नति बनाने का प्रयत्न करें। प्राचीन काल में भारत के ऋषि मुनियों ने नारी के महत्व को भलीभांति समझा था, जिससे उस समय नारी का सर्वांगीण विकास हुआ था। सीता जैसी साध्वी, सावित्री जैसी पवित्रता, गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषियों ने इस देश की भूमि को अपनी क्षमता से महिमा मंडित किया था। इनका नाम लेते ही हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। उस समय भारत का आदर्श था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसे आपको देखो, जो आपको आता है वो लिखो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बेटा कि आप यही जाकर उठाकर लिख दो। थोड़ा बहुत चेंज करके भी लिखोगे, नंबर मिल जाएगा। दूसरा हेडिंग हमारा क्या रहेगा, हमारे इस रूपरेखा में जो दूसरा हेडिंग है वो है भोग्य वस्तु के रूप में नारी। तो यहाँ पे भोग्य वस्तु के रूप में नारी हेडिंग डालेंगे और हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आपको भी लिखना है। देखो, समय के साथ साथ समाज परिवर्तित हुआ है, कई रूढ़ियों हमारे समाज में प्रचलित हुई और नारी का महत्व कम होना शुरू हुआ। स्त्री देवी न रहकर विलासिता की वस्तु बनने लगी। स्त्री के प्रति श्रद्धा कम होती चली गई। विदेशियों के आगमन से इस प्रवृत्ति में और वृद्धि हुई, जिसका परिणाम ये हुआ कि नारी घर की 4 दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई। उसे न शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहा और न ही बोलने का। स्त्री का पुरुष के किसी भी काम में हस्तक्षेप करना अपराध माना गया। वो पुरुष की अतृप्त वासनाओं को तृप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने नारी के उस स्वरूप का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। स्त्री के लिए हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था, ठीक है। तीसरा हेडिंग देख लो बच्चों। तीसरा हेडिंग हमारा जो है वो रहेगा सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश। देखो, 20वीं शताब्दी के आरंभ में सामाजिक आंदोलन आरंभ हुए। समाज में एक जागृति आई। राजा राम मोहन राय तथा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने का अभियान प्रारंभ किया गया। साथ ही नारी समाज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। आगे चलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। जनता ने नारी के महत्व को समझना शुरू किया और उसके बंधन शिथिल होने लगे। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित तथा इंदिरा गांधी जैसी महिलाओं ने आगे बढ़कर नारी समाज का पथ प्रदर्शन किया। नारी समाज में जागृत आई। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि भारत के संविधान में नारी को पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। इस प्रकार की संवैधानिक समता नारी को संभवतः पहली बार मिली, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा जो रहेगा वो देखो क्या है, ध्यान से समझ लो। वो है उन्नति के पथ पर अग्रसर नारी। आजकल नारी जो है, महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। देखो, ये ठीक है कि नारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, किंतु ये सुधार अभी तक अपेक्षित नहीं कहा जा सकता। इसमें संदेह नहीं है कि ग्रामीण समाज में भी स्त्री शिक्षा में काफ़ी प्रगति हुई है। आशा है कि कुछ ही समय में भारत के सभी बालक और बालिकाएं शिक्षित होंगे। उस शिक्षित समाज में पुरुष और नारी एक दूसरे के महत्व को समझेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत में नर और नारी दोनों समान रूप से उन्नति के पथ पर साथ चलेंगे। और लास्ट हेडिंग रहेगा उपसंहार, ठीक है। चलो इस हेडिंग को भी देख लेते हैं। ये हेडिंग हर एक निबंध में डालना जरूरी है। देखो, उपसंहार, नारी के विकास के बिना ये समाज अधूरा है। जैसे पत्नी
पति की अर्धांगिनी है, ठीक उसी प्रकार नारी समाज संपूर्ण समाज का आधा हिस्सा है और आधे अंग के अस्वस्थ तथा अविकसित रहने पर पूरा शरीर रोगी तथा अविकसित रहता है। यदि पुरुष शिव है तो नारी शक्ति है, यदि पुरुष विश्वासी है तो नारी श्रद्धामयी है, यदि पुरुष में पौरुष है तो नारी में ममता और है, अर्थात किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से कम नहीं है। वो पुत्री के रूप में पोषणीय, पत्नी के रूप में अभिमरणीय, ठीक है, अभिमरणीय तथा माता के रूप में पूजनीय है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भारतीय नारी की इसी महिमा का वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। अंचल के सुकुमार फूल को वो यूं देख रही है, फूट पड़ी हो धार दूध की ज्यों ही भरे नयन से, वीर धनी विद्वान ग्राम का नायक विश्व विजेता, अपनी गोदी बीच आज वो क्या क्या देख रही है। नारी के लिए उन्होंने लिखा है, अतः आज नारी की गरिमा के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, तभी देश वास्तविक रूप से प्रगति कर सकेगा। बस ऐसे आपको लिखना है, मैंने जो हेडिंग बताया था ना, एक एक करके सारे हेडिंग डाल देना, अच्छे से लिख देना, नंबर आपको पूरे 9 में 9 मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आज का ये महामैराथन क्लास यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको क्लास 12 पूरे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में बताया, खंड का और खंड खा दोनों को एक ही वीडियो में। तो आप लोग बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।